बहुत बहुत शुक्रिया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब इनविटेशन कबूल करने के लिए। और हमारी तरफ से आपको इसलिए भी मुबारक क्योंकि 100 दिन भी आपके पूरे हुए हैं यूटी में हुकूमत बने हुए। और चाहूँगा कि आज की चर्चा जो है वो इसी से शुरू करें कि ये 100 दिन का जो सफ़र है किस तरीके का रहा और कितना एक्सपीरियंस, क्योंकि माजी में भी आप चीफ मिनिस्टर रहे और आज भी आप चीफ मिनिस्टर हैं। यकीन माने तो मैं अपनी बात करूं, हम ये दिन जो हैं हम गिन नहीं रहे थे। ये आप लोगों ने बीच बीच में हमें याद दिलाया कि 70 दिन हो गए, 80 दिन हो गए, 90 दिन हो गए, 100 दिन हो गए। अच्छा, ये भी मतलब पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था कि 100 दिन वाकई किस दिन को पूरे हो रहे थे। लेकिन मैं ये कहूँ कि इस हुकूमत में 100 दिन का जो है ये कोई मायने नहीं रखती, इसलिए कि 100 दिन का वो तब एक वो टारगेट रहता है, ये गोल रहता है जब एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत में तब्दीली हो, जबकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट दूसरी इलेक्टेड गवर्नमेंट के हवाले जो है वो इक़्तिदार सौंपे या वही हुकूमत दोबारा इलेक्शन लड़े। आज जिस हाल में हम हुकूमत में आए, ये तो बिल्कुल ही एक नया दौर था। कोई कितने साल, 6 साल के अरसे के बाद लोगों की चुनी हुई हुकूमत एक यूटी में एक नया एक तरीका, नया दौर, और इसको समझने में टाइम लगा उन लोगों के लिए भी जो हमसे पहले कमान संभाले हुए थे, हमारे लिए भी। इससे पहले जैसे आपने खुद कहा, हालांकि मैं वज़ीर आला जम्मू कश्मीर का रहा हूँ, वो रियासत थी, उस रियासत का इस मुल्क के आइन के तहत एक अपना अलग दर्जा था। अब तो हम यूनियन टेरिटरी हैं। यूनियन टेरिटरी में कमांड संभालना और काम निकालना, इसका अपना ही एक चैलेंज होता है। लेकिन उसके बावजूद हमने कोशिश की कि एक शुरुआत की जाए। सबसे पहले ये कि लोगों के बीच एक तालमेल जो है वो बने, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, ऑनरेबल एमएलएज, मिनिस्टर्स का, मेरा अपना और अफसरों का भी। और उसके बाद फिर जहाँ जहाँ हो सका हमने जो लोगों के साथ वादे किए उनको हम पूरा करना शुरू कर गए, चाहे वो असेंबली रेजोल्यूशन के तहत, कैबिनेट रेजोल्यूशन के तहत, या जो बीच बीच में फैसले हुए उनको लेके। इतना डिफिकल्ट है ये आज के दिन में उमर अब्दुल्ला के लिए हुकूमत चलाना, जब हम देख रहे हैं कि इंटायरली एक पावरफुल स्टेट के चीफ मिनिस्टर आज यूटी के चीफ मिनिस्टर के साथ, जब लगातार ये कहा जा रहा है कि ड्यूअल कंट्रोल है। ड्यूअल कंट्रोल तो है, उससे इनकार कौन कर सकता है। केएस अफसर की ट्रांसफ़र जो है हम करते हैं, आईएएस आईपीएस अफसरों की ट्रांसफ़र जो है वो राजभवन से होता है। तो सबसे पहला ड्यूअल कंट्रोल तो यही है। कैबिनेट का फैसला जो है वो एलजी साहब की इत्तला के लिए वहाँ जाता है, एलजी साहब वहाँ दस्तखत करते हैं, फिर वापस आता है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एलजी के ज़रिए डायरेक्टली दिल्ली के कमांड और कंट्रोल में। तो फ़र्क तो है। इससे पहले हुकूमत में इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है कैबिनेट तय करती थी डीसी कौन होगा, एसपी कौन होगा, आईजी कौन लगेगा, डिवकॉम कौन लगेगा, चीफ सेक्रेटरी कौन लगेगा। ये फैसले अब हम नहीं करते, हालांकि इन्हीं अफसरों के साथ हमें काम करना है, लेकिन कमांड और कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन चलिए, तब भी काम हम कर रहे हैं। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि ये हालात जो हैं ये ज़्यादा देर रहेंगे नहीं। तो उमर साहब, जब आप कमांड एंड कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है तो क्या हम माने कि हुकूमत पावरलेस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पावरलेस होते तो आप मुझे बुलाते क्यों? फिर मेरी जगह एलजी साहब को बिठाना था यहाँ पे, फिर उनसे सवाल करना था। अगर आपने मुझे यहाँ बुलाया, यहाँ फ्रंट रो पे इतने सारे ऑनरेबल एमएलए हजरात बैठे हुए हैं, अगर इनके हाथ में कुछ नहीं होता तो ये यहाँ होते नहीं, ये ऑडियंस में बैठे होते, फ्रंट रो में आपके सारे कमिश्नर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी वगैरह ये सब बैठे होते। अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ बैठे हैं तो कुछ तो है हमारे पास ना। चलिए 100% नहीं, 70-80% ही मान लीजिए। ये जो कुछ वाली बात है ये कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम प्रोसेस को देखते हैं
आपके प्रोमिसेस को देखते हैं, गारंटीज को देखते हैं, वो सारी एक बहुत बड़ा कैनवस है, उसको पूरा करने, उसको खाका में डालने। हमने हमेशा इसको थोड़ा कम कर दीजिए। इलेक्शन के दौरान लोगों से हमने ये बात छुपाई नहीं। हमने बार बार कहा जो हमारा मंशूर है इसको 100% पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा जो है वो हासिल करना पड़ेगा। लेकिन कई सारी ऐसी बातें हैं जो यूटी के जरिए भी हम पूरा कर सकते हैं, उसमें शुरुआत हुई। अब 2-3 का मैंने अभी जिक्र किया है। बजट में और ऐसे वादे हैं जिनको हम पूरा करके जो है वो हिसाब किताब आपके सामने रखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सारा कुछ जो है वो रियासत मिलने के बाद मिलेगा। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो एज यूटी हम करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं। जब मैं इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात करूं, जो 12 गारंटियां उमर साहब और उसकी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखी, क्या इस सेटअप में वो सारी 12 गारंटियां पूरा हो सकती है स्टेन्योर में अगर यूपी का ही सिस्टम चला? पहले तो मैं उस अगर को मानता नहीं हूं। मैं मानता ही नहीं हूं कि ये यूटी का सिलसिला ज्यादा देर के लिए रहेगा। अभी पिछले दिनों ही सोनमर्ग में आके वजीर आजम साहब ने क्या कहा ये मोदी है, अपने वादे जो है पूरा करते हैं। लेकिन मुनासिब वक्त भी बताया ना। कोई नहीं ना, मुनासिब वक्त तो ये है, तो मान के चलते हैं ये मुनासिब वक्त है। और वैसे भी मुझे तो मालूम था कि वहां से कोई डेट का ऐलान नहीं होगा, लेकिन कम से कम उन्होंने अपनी बात दोहराई कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस मिल जाएगा। अब इसके पीछे हम लगे हुए हैं और लेके रखेंगे। लेकिन जहां तक आपने कहा कि जो गारंटीज हमने दी हैं उनको क्या हम सारा जो है यूटी में पूरा कर पाएंगे? नहीं। लेकिन मुझे आज भी याद है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि क्या ये सारा कुछ आप एक यूटी में कर पाओगे, मैंने उस वक्त भी लोगों से ये बात छुपाई नहीं। मैंने कहा इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो यूटी के तहत हम कर पाएंगे, लेकिन जो बातें जो हैं रियासत के तहत होंगे उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और लोग भी ये जानते हैं। 2 मेजर चीजें, एक पहली कैबिनेट का पहला रेजोल्यूशन और फिर पहली स्टेट असेंबली का पहला रेजोल्यूशन। आज जरूर जम्मू कश्मीर की आवाम और ये सारे ऑडियंस जानना चाहेंगे कि उमर साहब उस ज़िमन में कहाँ पर वो दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि दोनों पॉलिटिकली काफ़ी वाइब्रेंट दिख रही थी, काफ़ी हंगामा भी दिखा, पॉलिटिकल आपको बड़ा उसमें देखना भी पड़ा। आपकी अपोनेंट्स ने आपकी बात को किस तरीके से सामने रखा, क्या कहते हैं माजी में कुछ था अब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप फर्म रहे कि हमने जो किया ये एक स्टैंड है जी, रिजॉल्व करने के लिए एक बड़ी लड़ाई है। आज के दिन में वो दोनों करारदादें कहाँ पर हैं, क्या वो एग्जिस्ट कहीं कर रही हैं? दोनों करारदाद एग्जिस्ट करती हैं, एक भी रिजेक्ट नहीं हुआ। कैबिनेट का जो रेजोल्यूशन रहा, करारदाद जो रही, वो मैंने खुद वजीर आजम साहब के हाथ में सौंपा, और उस पर जैसे मैंने कहा कार्रवाई चल रही है जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दोबारा देने का। असेंबली का रेजोल्यूशन जो है मेरे अंदाजे में वो ज्यादा मायने रखती, इसलिए कि इससे पहले जब जम्मू कश्मीर ने अपने लिए कुछ रेजोल्यूशन के तहत असेंबली से पास करवाया, कैबिनेट ने जरा सा भी इंतजार नहीं किया उस वक्त उसको रिजेक्ट करने में। वाजपेयी साहब की हुकूमत थी, रिजेक्ट हुआ, लेकिन उसके बाद चलिए बातचीत का सिलसिला फिर अरुण जेटली साहब के जरिए शुरुआत की गई थी, लेकिन फौरी तौर जब वो रेजोल्यूशन कैबिनेट के पास भेजा गया, कैबिनेट ने उसको मंजूरी नहीं दी। इस बार जब जम्मू कश्मीर के कानून साज असेंबली ने करारदाद यहाँ से पास करके दिल्ली भेजी, वो रिजेक्ट नहीं हुई। वो एक बेसिस बना, एक फाउंडेशन बना, एक बुनियाद बनी आगे के बातचीत के लिए, जिसको हर पॉलिटिकल पार्टी आगे जाके इस्तेमाल कर पाएगी। मुझे लगता है ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी रही, क्योंकि कोई ऐसा करारदाद पास कराना जो कि दिल्ली जाके रिजेक्ट करे, वो तो बच्चे का खेल है, वो तो कोई भी कर सकता था। वो तो जो पहला एक कागज का टुकड़ा जो फैलाया गया था उसको हम करते तो एक दिन नहीं लगता उसको रिजेक्ट करने में, लेकिन फिर आप ही लोग कहते देखिए ना, पावरलेस असेंबली, टूथलेस असेंबली, यूजलेस असेंबली, इनको इस्तीफा देना चाहिए। इन्होंने वहां से रेजोल्यूशन पास कराया और रेजोल्यूशन जो है मिनटों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट किया। ऐसा रेजोल्यूशन पास कराना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजेक्ट ना करे,
उसमें अकलमंदी है ना। अब रिजेक्ट कराना है वो तो कोई भी कर सकता है। तो ये जो टेक्निकल वर्ड्स यूज किए गए उमर साहब इसमें, और फिर आपकी जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टियां हैं, जिस तरीके से कहा कि इन्होंने इनहराफ किया, अपने बेसिक प्रिंसिपल से हट गए, जिस पर चुनाव लड़ा था वो दिख नहीं रहा है, वो झलक नहीं रहा है, बल्कि अब कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस आई है। अब फिर मुझे बताएं ना, अब इन्हीं लोगों ने मेरे दफ्तर में आके मुझे गले क्यों लगाए? अगर हमारा रेजोल्यूशन जो असेंबली ने पास किया गलत था, यही लोग फोटो हैं असेंबली में यूं करते हुए पास करो हैं? वो आपके इसमें प्रोग्राम में आ रहे हैं, मैंने उनकी तस्वीरें देखी आपके उस एडवर्टाइजमेंट में। मेरे पास उनके फोटो हैं रेजोल्यूशन को हाथ में यूं घुमाते हुए कि पास करो, टेबलों को थपथपाते हुए। कई सारे उसके बाद मेरे दफ्तर आए, गले लगे, कहा ना मास्टर स्ट्रोक। फिर घर जाके जब उनको अपने लीडरों से जूते पड़े, फिर उनका थोड़ा लाइन बदल गया, फिर कहते नहीं अब इसमें कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है नहीं तो उस वक्त क्यों नहीं कहा? और क्या नहीं है इसमें? जम्मू कश्मीर की स्पेशल स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की बात हुई, और क्या चाहते हैं आप? तो ये जो टाइम फ्रेम आपने कहा कि एक जो भी आएगा, एक हमने जी फाउंडेशन रख दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ चैनलाइज करके ये मामला सुधारने का, तो क्या मैं ये मानूं जिस तरीके से वजीर आज़म साहब कह रहे हैं और प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर डिसीजंस होंगे, उमर साहब भी यहाँ पर ऐसे ही कह रहे हैं कि प्रॉपर टाइम पे हम भी चल रहे हैं, एक लंबी लड़ाई है। एक चीज आप मान के चले ना, कम से कम मैं और मेरे जो साथी हैं, हम इतने बेवकूफ़ हैं नहीं, ना हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तैयार हैं कि जिन लोगों ने हमसे ये सारा कुछ लिया, हम उन्हीं लोगों से ये वापस हासिल करेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने वापस देना था, ये पहले लेते ही क्यों? 370-35 से इनका एक पुराना सियासी मुद्दा रहा है, उस पर इन्होंने हमेशा कहा है कि इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अब अगर हम लोगों को कहें ना, हाँ जी हम बातचीत के जरिए इन्हीं लोगों से ये वापस लाएंगे, ये लोगों के साथ धोखा होगा। लेकिन हम मान के चल रहे हैं, और मैंने बार बार ये कहा है कि कोई हुकूमत हमेशा के लिए नहीं होती। चलिए 15 साल का अरसा मिला है, मुमकिन है अगले इलेक्शन में बदलाव होगा, नई हुकूमत आएगी, उस हुकूमत के साथ बातचीत की जा सकती है, मुल्क में एक नया माहौल होगा, फिर देखते हैं हम कहां पर पहुंचेंगे। यानी इंतजार अभी तवील है जब तक अगले इलेक्शन। जब हटाने में इनको इतना दौर लगा, कितने साल लगे ना हटाते हुए, कोई उम्मीद कर सकता था जब यही एक मुझे खत्म करने दीजिए, कोई उम्मीद कर सकता था जब यही बीजेपी राजीव गांधी जी के दौर में 2 MP लेके पार्लियामेंट में बैठे हुए थे कि कभी एक ऐसा मौका आएगा कि पार्लियामेंट के जरिए ये करेंगे? किसी को उस वक्त उम्मीद नहीं थी, लेकिन हालात बदल गए, हो गया। अगर बीजेपी हटाने के लिए इंतजार कर सकती थी, तो क्या हम वापस लाने के लिए थोड़ा सा इंतजार नहीं? आज आप जम्मू कश्मीर के लोगों को और पूरी इंडिया में जो पैन इंडिया में प्रोग्राम चले, उसको बता रहे कि जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और उसकी पार्टी को कोई जल्दबाजी नहीं है जी, हम वेट एंड वॉच मोड पर हैं, देश के हालात बदलेंगे, पॉलिटिकल सिनेरियो बदलेगा और हमारी बात भी चलेगी, इसलिए हम अपने मंशूर पर है, अपनी पॉलिसी पर। हम अपनी बात पे कायम हैं, इसमें जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं, जल्दबाजी से नुकसान होगा, और कम से कम बाल सफेद होते होते कुछ तो मैंने सीखा है, हो जाएगा ना, कोई नहीं। अच्छा उमर साहब, आपने अपने इनिशिएटिव में एक राब्ता ऑफिस भी खोला, फिर आपके जो मिनिस्टर्स हैं या MLAs हैं वो भी अपने इलाकों में बैठे हैं। चूंकि अगर 100 दिन बहुत कम टाइम होता है असेस करने के लिए, जज करने के लिए, अभी लंबा मैदान चाहिए आपको इसके लिए, लेकिन फीडबैक कैसा है लोगों का? जो एक्सपेक्टेशंस, जो उम्मीदें, आरज़ुएं हुकूमत के साथ लगी हुई थी, वो कैसी हैं? और उमर साहब क्या सेटिस्फाई हैं कि यार चलो 100 नहीं तो 50% में कर पा रहा हूँ उससे? मुझे नहीं लगता है हम में से किसी को सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि सेटिस्फाई होने का मतलब ये हुआ कि आप मान के चल रहे हो कि इससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते थे। वो मैं कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। हमेशा आप जितना करते हो आप उससे थोड़ा ज़्यादा कर सकते थे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जितना हमने किया है और करना बाकी है, लेकिन जिन हालात में हमने कमांड संभाला, जिस तरह के का एक इससे पहले तौर तरीका रहा, जो लोगों के बीच और हुकूमत के बीच बिल्कुल कोई राब्ता था ही नहीं, उस राब्ते को दोबारा कायम करना, लोगों में ये भरोसा दोबारा कायम करना कि
हुकूमत आपकी है, आपकी सुनवाई होगी और जहाँ तक हो सके जो हम सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। काफ़ी हद तक इसमें हम कामयाब हो चुके हैं। अब लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा थीं, तो मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ ऐसे आपको आवाज़ें मिलेंगी जो ये कहेंगे कि हुकूमत ने हमारी उम्मीदों के बराबर काम नहीं किया, जो ठीक है, उनका कहना भी शायद अपनी जगह गलत नहीं होगा। लेकिन इन हालात में जितना हम कर सकते थे हमने किया है और आगे जाके और करेंगे। उमर साहब, एक वाइब्रेंट आवाज़ थी आपकी जब आप इलेक्शन मैनिफेस्टोज में थे, कैंपेन में थे, इलेक्शन लड़ रहे थे, मुख्तलिफ जगहों पर आप बात करते, कश्मीर में जाकर, जम्मू में भी आपने इस तरीके की बात की, जिसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स है जी, उनकी आवाज़ को हम उठाएंगे, केंद्र के साथ, मरकज़ के साथ भी बात करेंगे। चूँकि लॉ एंड ऑर्डर LG साहब का रोल है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं आपसे पूछ पाऊँगा, लेकिन क्या आपका कोई इनिशिएटिव, आप जब दिल्ली चले गए, क्या LG साहब ने, होम मिनिस्टर साहब से या PM साहब से कोई बात इस संबंध में हुई कि कोई जो भी हमने इश्यूज बीच बीच में उठाए हैं उनको लेके बातें हुई हैं, चाहे यहाँ पे पुलिस के साथ, पुलिस के अफसरों के साथ या मरकज़ की हुकूमत में। तो सर, अब ज़रा स्टेट की इकोनॉमी पर भी थोड़ी सी बात हो, चूँकि आप वज़ीर आला भी हैं और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। ख़जाना जम्मू कश्मीर का कैसा है? क्योंकि मुझे याद है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बहुत सारे सवाल उठाए थे बैक टू बैक कई बार, तो अब तो बड़ी क्लियर पोजीशन होगी आपके पास। क्या है खजाने की पोजीशन हमारी? खाली है। खाली है ना। तो खाली खजाने के बीच उमर साहब के पास टाइट हाथ होना, शेड्यूल टाइट करना, दिल्ली से कितनी उम्मीद है? क्योंकि आप फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी मिले हैं और मुझे उम्मीद है कि शायद कुछ ब्रीदर वहां से मिले। बातचीत चल रही है। हमारी जो माली हालत है ये कोई नई बात नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुश्किलात जो हमारे रहे 30-35 साल, उसकी बदौलत हम मतलब निकल जाएंगे इस दौर से, लेकिन वक्त लगेगा और इसमें हमें मरकज़ की ज़रूरत होगी। मरकज़ ने थोड़ी बहुत मदद की है और मदद की हम उम्मीद कर रहे हैं, और जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि जितनी मदद, जितना उन्होंने इससे पहले LG एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट किया था, उतना ही या उससे ज़्यादा वो हमारी हुकूमत की मदद करेंगे। लेकिन कुछ हमें भी इक़दामात उठाने होंगे ये साबित करने के लिए कि आज नहीं तो कल हम अपने पैरों पे खड़े होने के लिए तैयार हैं। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर के आप ये बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, लेकिन ज़रा ये इस पर भी थोड़ी सी बात हो ही जाए कि आप कह रहे हैं कि खजाना खाली है, आगे बहुत बड़ा काम है, दिल्ली के साथ राब्ते में है, तो इस राब्ते के बीच परसों बजट भी आना है दिल्ली में, उसके बाद आप भी तैयारी में लगे हैं यहाँ स्टेट का बजट पेश करने में। जम्मू कश्मीर की उम्मीदें, आवाम की उम्मीदें, चैम्बर कॉमर्स, इंडस्ट्री की उम्मीदें आज वज़ीर आला साहब के साथ बहुत हैं, तो किस तरीके का बजट हो सकता है? थोड़ा सा टिडबिट। कुछ भी नहीं ना, मैं बजट के हवाले से कुछ भी नहीं कह सकूंगा, मां सिवाय ये कि कोशिश की जाएगी कि एक बैलेंस तरीके से हम करें, जिसमें कि हुकूमत की जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाएं, लेकिन लोगों को भी कि कुछ इकदाम उठाने पड़ेंगे। डेट मीन्स कि आवाम को भी तैयार रहना पड़ेगा कि थोड़ा सा टैक्सेस और बढ़ेंगे कहीं ना कहीं, छोटे छोटे। मैंने वो बात नहीं की, टैक्स खजाना खाली है तो भरने कैसे? नहीं, कोई बात नहीं ना, वो हम अब मैंने थोड़ी ना बजट का यहाँ पे ऐलान करना है, हम पे छोड़ दीजिए, हम आगे जाके कर लेंगे ऐलान। इतना तैयार हो जाएंगे थोड़ा सा। हम रातों रात अपनी सारी मुसीबतें जो है लोगों पे नहीं डालेंगे, वो लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। आखिरकार अगर UT एडमिनिस्ट्रेशन, LG एडमिनिस्ट्रेशन जो कि नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अगर सख्त इकदामात ये नहीं उठा सके, तो आप क्यों उम्मीद करोगे कि हम जो लोगों के वोटों से जीत के आए हैं, हम जो है अचानक सख्ती करेंगे लोगों के साथ? सख्ती करने का वक्त तो तब था जब बिना इलेक्शन के ये लोग हुकूमत कर रहे थे। अब हमसे मत उम्मीद करिए कि इन्होंने सख्ती नहीं की तो हम आके सख्ती करेंगे, इस तरह नहीं ना। हम लोगों के साथ नरमी से पेश आएंगे, लेकिन जहां जहां हम कर सकेंगे कर लेंगे। उमर साहब, जो दिल्ली से इमदाद आई है, फंड्स आए हैं, जिसको लेकर अक्सर हम बजट स्पीच में भी पढ़े, LG साहब ने भी जब तकरीरें की तो कहा, आप कह रहे हैं कि खजाने खाली हैं जी, बड़ी मुश्किल है, तो कहाँ गया वो पैसा फिर? जिन स्कीमों के लिए पैसा आता है वो उन स्कीमों पे पैसा लगता है। इस साल हमारी एक परेशानी बहुत बड़ी ये रही कि यूटिलाइजेशन थोड़ा कम रहा।
लगातार 2 इलेक्शन जो रहे, उन इलेक्शनों के दौरान जो कोड ऑफ कंडक्ट लगा, उस वजह से जिस तेजी से पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन तब भी अब इस लास्ट क्वार्टर में कोशिश की जा रही है कि थोड़ा काम जो है उसमें तेजी लाई जाए। ऑनर एमएलएज जो हैं उनसे भी प्रायोरिटीज़ ली गई हैं, और जहाँ तक जो आपने बात की, डेवलपमेंट के लिहाज से पैसों का जो है इतना मसला नहीं बनता है, तनख्वाहों का और पेंशन का बनता है। और हमारे लिए वो गैप फिल करना जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो अब रिवाइवल, आपके जहन में कैसा रिवाइवल है कि जरा अगर हम इन तमाम मुश्किलों से निकलना चाहते हैं, स्पेशली इंडस्ट्री, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो कोई प्लान ऑफ एक्शन आपके पास होगा ना कि बस मैं ऐसे चलना चाहता हूँ इन पूरे? प्लान ऑफ एक्शन तो है, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि जिस प्लान ऑफ एक्शन को मैंने अपनी पिछली हुकूमत में शुरू किया था वो शायद इस हुकूमत में इम्प्लीमेंट होते हुए देखेंगे। मैंने बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर के पास ज़्यादा कुछ बेचने के लिए नहीं है, माँ सिवाय बिजली, और वो बिजली जो हम अपनी दरियाओं से पैदा करते हैं। जिन 3-4 प्रोजेक्ट्स का मेरे उस हुकूमत में डीपीआर और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनना शुरू हो गए थे, वो शायद 1-8 साल में पूरे हो जाएंगे। चिनाब पे, रतलय और कीरू, कावर वगैरह, इन प्रोजेक्ट्स के वजह से जम्मू कश्मीर में जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। और अगर कुछ और प्रोजेक्ट्स जो पाइपलाइन में हैं वो पूरे हो गए तो काफ़ी हद तक इकोनॉमी जो है हमारी स्टेबलाइज हो जाएगी। फिर ये जो लिथियम की माइंस पिछली हुकूमत के दौरान उन पर जिक्र हुआ, उन पर कोई फ़िलहाल कार्रवाई नहीं हुई है, उनको आगे ले जाना पड़ेगा। और फिर टूरिज़्म का तो है ही है, उसको भी थोड़ा सा और बढ़ावा देना है। तो ये भी ज़रा आज बता दीजिए कि आपने कहा कि ये सारे प्रोजेक्ट्स बैक टू बैक है, लेकिन जब हम पावर सेक्टर की बात करते हैं, काफ़ी ह्यू एंड क्राई कश्मीर में भी होता है, समर में यहाँ जम्मू में भी होता है। आप लगातार कह रहे थे कि जनाब इसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की, गुज़श्ते दिनों आपने कहा कि जनाब मीटरिंग और केबलिंग के बिना कोई चारा नहीं है, वहाँ से आपका मैनिफेस्टो भी है कि मुफ्त बिजली भी देनी है। तो इस बीच आने वाले बजट जो सबसे ज़रूरतमंद हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो सबसे गरीब हैं, उनको तो जो हमारा वादा है बिजली देने का वो हम दे देंगे और इसको रिफॉर्म्स के साथ भी जोड़ देंगे। लेकिन हकीकत ये भी है कि 50-60% जो हमारे AT&C लॉसेस हैं, ये कब तक हम बर्दाश्त कर पाएंगे? आखिरकार जो 1-1 रुपए का मैं बिजली सप्लाई करता हूँ, अगर उस पर 55 पैसे मेरा नुकसान होगा तो कब तक बर्दाश्त होगा? हमारी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, उन्होंने अपनी लॉसेस जो हैं 12%, 13%, 14% पर लाया हुआ। हम आज भी 50-55% जो है हमारी AT&C लॉसेस हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें सिस्टम को ठीक करके इनको दुरुस्त करना होगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी हम लगातार सुन रहे हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद कहा गया कि एक विंडो खोला गया, एक कंप्रहेंसिव पॉलिसी लाई गई और इन्वेस्टमेंट हज़ारों करोड़ रुपया में हो रहा है, आ रहा है। अब पूरे खाके आपके पास हैं, डाटे आपके पास है, कितना आ चुका होगा अब तक, और क्या हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले 2-3 सालों में वो सारे ख्वाब पूरे होंगे इन्वेस्टमेंट के हवाले से? इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर आप इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात कर रहे हो तो वो तो आपको दिख ही रहा है। और ये इन्वेस्टमेंट आज की बात नहीं है, ये तो कई सालों से चलता आ रहा है, चाहे वो टनल्स हो, हाईवे हो, रेल हो, एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन हो, ये सारे हों। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो जिस उम्मीद जो हमें उम्मीद थी कि प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा, वो इन्वेस्टमेंट फ़िलहाल हमें दिख नहीं रहा है। अब इसमें एक पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स के तहत कोशिश की जा रही है कि इंडस्ट्री लगे, लेकिन वो इंडस्ट्री सब जगह फैलेगी नहीं। ये आप मान के चलिए कि जम्मू के दूर दराज इलाकों में ये इंडस्ट्री नहीं आएगी, कश्मीर के ज़्यादातर इलाकों में ये इन्वेस्टमेंट नहीं आ। अगर ये इन्वेस्टमेंट आनी है तो ये हाईवे का जो कॉरिडोर है, कठुआ, सांबा, बड़ी ब्राह्मणा, जम्मू का ये इलाका, ये यहीं तक ही रहेगा। तो ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट अपनी जगह, लेकिन हमें जो करना होगा वो एक फोकस तरीके से इन दूर दराज इलाकों को डेवलपमेंट में शामिल करने के लिए टूरिज्म, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी होगी। तो टूरिज्म पर आपका, मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब आप चीफ मिनिस्टर थे तो एक कंप्रहेंसिव प्रोजेक्ट्स आप दिखा रहे थे, और बता रहे थे कि बस 5-6 साल इंतजार कीजिए, हम अगर 5 स्टार पे नहीं आएंगे लेकिन उससे कम भी नहीं देंगे, और
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी कहीं ना कहीं बातें हो रही थी। क्या आज के दिन में टूरिज्म सेक्टर पर कोई खास प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट्स में मानो कि भाई इस सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और आने वाले 3-4 सालों में ये पूरे होंगे? इस बार हमारे पास है एक प्रोजेक्ट, उसको स्प्रेड के नाम से जो है दिया गया है। 8 नए डेस्टिनेशंस, मतलब डेस्टिनेशन जो एस्टैब्लिश हैं लेकिन उनको अब इम्प्रूव करना है। 4 जम्मू में, 4 कश्मीर में। उसके लिए मल्टीलैटरल फंडिंग। अब सिर्फ एक बात पे हम मार खा जाते हैं और ये वही यूटी वाला किस्सा आ जाता है। जब हम एक रियासत थे तो जब हमें मल्टीलैटरल फंडिंग मिलती थी, जैसे एडीबी का वो इरा वगैरह का लोन, ये 90-10 पैटर्न पे होता था। 90% ग्रांट, 10% लोन होता था। जब हम यूटी बने तो मल्टीलैटरल फंडिंग में अब हमें 100% जो है ये लोन के तौर पे मिलता है। अब ये हमारी लड़ाई है मरकज की हुकूमत के साथ कि हमारा कुछ नहीं बदला, हमारे हालात वही हैं, गुर्बत वही है, बेकारी वही है, ज्योग्राफिकल जो हमारे मुसीबतें वो वही हैं। लेकिन क्योंकि आपने रियासत के बजाय हमें यूटी बनाया, जो हमें 90% ग्रांट मिलता था, अब 100% लोन, उसको दुरुस्त करिए। वो दुरुस्त हो जाता है तो कम से कम 5-6 हज़ार करोड़ का एक मल्टीलैटरल फंडिंग का एक प्रपोजल बना हुआ है, जिससे कि ये 8 डेस्टिनेशंस जो हैं ये उभर के आएँ। तो इससे भी एक फ़ायदा जम्मू को भी होगा और कश्मीर को भी होगा। यानी कुल मिलाकर हम ये मानेंगे कि इमीडिएटली इंडस्ट्री में जो उम्मीदें लगाई जा रही है हजारों रोजगार पैदा होंगे, वैसा कुछ नहीं है। अगर कुछ आया तो वो लिमिटेड होगा, एक बेल्ट पे होगा। उसका मैं कैसे कहूँगा आपको, नहीं जी, अब कुपवारा में भी इंडस्ट्री लगेगी तो यहाँ पुलवामा में भी चलिए इंडस्ट्रियल बेल्ट एक आध है, शुपैया में बड़े इंडस्ट्री लगेंगे, नहीं लगेगा ना। यहाँ रजौरी, पूंछ या डोडा में बड़ी इंडस्ट्री लगेगी। इंडस्ट्री लगेगा तो इसी बेल्ट में लगेगा। तो क्या हम ये माने ये जो कोजी रूम्स में सेटिंग्स की जाती हैं, पेपर्स बनाए जाते हैं, प्लानिंग्स बनाई जाती हैं, वो जमीनी सूरत हाल को नहीं देखी जाती है, टोपोग्राफी को ध्यान में नहीं रखा जाता है, वो प्लान बनाए जाते हैं? देखा जाता है ना। आप कहीं पे भी इंडस्ट्री हर जगह नहीं लगती। इंडस्ट्री के अपने बेल्ट्स होते हैं, अपने एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन आप उस चीज को बाकी चीजों के साथ कॉम्पनसेट करते हो। अब जैसे जैसे आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, आपके हाईवेज जो हैं, चाहे वो श्रीनगर, जम्मू टू किश्तवाड़ हो, जम्मू टू रजौरी पूंछ हो, जैसे जैसे उनमें बेहतरी आएगी, मुमकिन है टूरिज्म का जो है वहाँ पे बढ़ावा होगा। हर चीज़ को आप इंडस्ट्री के साथ मत जोड़िए। इंडस्ट्री के अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा माइनिंग है, टूरिज्म है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, इन चीज़ों को लेके। उमर साहब, चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले जब आप एमपी के चुनाव भी लड़ रहे थे तो आप बड़े वोकल इस बात पर थे कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा बात भी कर रहे थे, एक प्लान बताने की कोशिश कर रहे थे। आज जब आप वज़ीर आला की कुर्सी पर है, कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है ना, कोई मुश्किल करवाना, जबकि बड़ी चीज़ें आपके हाथ में ही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। आपके साथ यहाँ पे बैठना, ये भी एक ट्रांसपेरेंसी का ही मिसाल है। मैंने आपको लिख के कोई सवाल नहीं दिए, बिल्कुल, मैंने आपसे पूछा नहीं कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हो, ठीक? राइट। मैं बैठा हूं, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, ये ट्रांसपेरेंसी है। अगर मेरे हाथों कोई घपला हुआ होता, कोई गलती हुई होती, मैंने कोई लेन देन का मामला किया होता, आप मुझे उसके बारे में पूछते और मुझे जवाब देना होता। ये ट्रांसपेरेंसी होती है। तमाम हम 6 हैं हुकूमत में, मैं डिप्टी सीएम और 4 मिनिस्टर, 6 के 6 आपके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। किसी ने भी शायद आपसे ये नहीं कहा होगा कि मुझसे इस चीज़ पे सवाल मत पूछिएगा। ये ट्रांसपेरेंसी है। जब ऊपर से शुरू हो जाता है, निचले लेवल तक ये आहिस्ता आहिस्ता पहुंच ही जाता है। हमने गुज़श्ता दिनों देखा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहा गया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बातें कही गई कि जनाब ठीक नहीं है, FIRs लगी, और फिर आनन फानन में उस अफसर की भी ट्रांसफर हुई। तो उसमें अवाम के अंदर बड़े शक व शुबात है कि एक तरफ से सरकार कह रही है कि ऑल इज वेल है जी, अकाउंटेबिलिटी पैदा की जाएगी, और दूसरी तरफ से जो आवाज़ उठा रहा है विसल ब्लोअर के तौर था, उसको ट्रांसफर कर दिया गया दूसरी जगह। आपका कहना सही है और नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस इदारे ने ये इन्वेस्टिगेशन की और जहां ये अफसर काम कर रहा था, वो हमारे कमांड और कंट्रोल में नहीं है। होता तो शायद ये नहीं होता। अब ज़रा नेशनल
पॉलिटिक्स भी थोड़ी सी बात करूं मैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और नई दिल्ली का राबता रिश्ता मजबूत होना चाहिए। तभी यह मुमकिन है कि जिन मसाइल को लेकर आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस पॉलिटिकल सिनेरियो की आप बात करें, वो कहीं हल हो सकता है। क्या आज के दिन में वो रिलेशनशिप सही सिमत में, सही रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है, या डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट अभी भी है नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर की लीडरशिप, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच में? मैं डेफिसिट और ट्रस्ट की बात नहीं करूंगा, लेकिन जैसे मरकज़ की हुकूमत का हमसे उम्मीद होगी कि हम एक अच्छी हुकूमत देंगे लोगों को, एक ट्रांसपेरेंट हुकूमत देंगे, डेवलपमेंट लोगों तक पहुंचाएंगे, इसी तरह हमारी भी उम्मीदें हैं, खासकर दो चीज़ों को लेके। एक, स्टेटहुड का जो वादा है वो फौरी तौर पूरा होना चाहिए, और जम्मू कश्मीर को जो मदद की ज़रूरत है वो मिलनी चाहिए ताकि हम यहाँ लोगों की तरक्की कर पाएँ। तो जब तक दोनों चीज़ें जो हैं ठीक से चलती रहें, हम भी जो लोगों की हमसे उम्मीदें हैं उन पे हम सही माने में उतर आएँ और दिल्ली भी अपने किए हुए वादे पूरे करें, तो ट्रस्ट डेफिसिट की कोई गुंजाइश रहेगी नहीं। क्या मैं ये समझूं कि ये ट्रस्ट डेफिसिट की बातें इसलिए चैनल्स पर चल रही है, अखबार में लिखा जाता है, क्योंकि उमर साहब जब चुनाव लड़ रहे थे वो कह रहे मतलब स्टेटहुड तो कोई इश्यू नहीं है, ये तो हमारा हक है, हम तो लेके रहेंगे। मेरा लड़ाई जो है, हम सबकी लड़ाई जो है वो 5 अगस्त 2019 है। उस पर थोड़े से आप स्लाइटली खामोश हैं, आप स्टेट खामोश पर बात करें, अगर ये कोशिश करें कि एक ब्रिज ज्यादा खराब ना हो, आगे चलाया जाए। अगर खामोश होते, असेंबली में रेजोल्यूशन क्यों लाते? कौन सी मजबूरी थी? कोई मजबूरी नहीं थी ना। क्या करते आप? 2-3 दिन हेडलाइन बना देते, चौथा दिन कोई और न्यूज़ हो जाता। 4-5 दिन का ही तो सेशन था, 4 दिन हम खामोश रहते, हाउस एडजर्न कर लेते, फिर निकल जाते अपना काम करने। कोई मजबूरी नहीं थी, किया अपनी मर्जी से किया, क्योंकि हम लोगों को बताना चाहते थे कि हम इस मामले को दबाने के लिए तैयार नहीं है, मामला है और रहेगा। मामला है और रहेगा। फिलहाल ये तो लड़ाई बहुत रहेगी, लेकिन नौजवानों की भी जरा बात करें, जहां पर आप कंटिन्यूसली, और सारे ये मानते हैं, स्टैटिक्स डाटा ये बता रहा है, आपके सरकार के डाटे भी बता रहे हैं कि पूरे इंडिया में अगर कहीं बेरोजगारी की शरह है वो जम्मू कश्मीर के अंदर 32-33% से भी ज्यादा है। अब इस इशू को एड्रेस करने के लिए उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट के पास क्या प्लान ऑफ एक्शन है? एक तरफ से खजाने खाली है, दूसरी तरफ से एक बड़ा मुद्दा है, लोग सड़कों पर भी हैं, तो कैसे इसको एड्रेस किया जाए? 2 तरीकों से। एक, जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है वो एक ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से हो, ताकि जहाँ जहाँ पोस्टें खाली हैं उनको भरने का काम हो, लेकिन उसके साथ साथ माहौल बनाया जाए ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो आए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, टूरिज्म में, इंडस्ट्रीज़ में, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इन चीज़ों में, ये दोनों ट्रैक्स पे जो है काम चलता रहेगा। ये भर्ती का अमल कब तक हम एक्सपेक्ट करेंगे? स्ट्रीमलाइन होगा, नहीं, तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, क्योंकि 100 दिन में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद उमर साहब कोई बात सामने रखेंगे, जी ये मेरा टारगेट है, उस पर ज्यादा कोई बात नहीं हुई। मतलब जो टारगेट होना चाहिए था ना, 5,000, 10,000, 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा 100 दिन में, जैसे हम देखते हैं चीफ मिनिस्टर्स करते हैं। आप इस पर थोड़े से खामोश, आपने कहा कि नहीं जी मेरा सारा फोकस ट्रांसपेरेंसी पर है, ट्रांसपेरेंट तरीके से चलना चाहिए। तो क्या मैं आज नौजवानों को यह समझाऊं कि उमर साहब कह रहे हैं कि जो ट्रांसपेरेंट तरीका है वहां से चलिए, लेकिन वादा है सरकार का नौकरियां मिलेंगी? नहीं, मिलेंगी नौकरियां, क्यों नहीं मिलेंगी? और प्रोसेस शुरू भी हुआ है, कई सारी नौकरियां जो हैं वो रेफ़र की गई हैं, कई सारी पोस्टों को जो हमने भरने का काम किया है, हमने खुद अपने हाथों से ऑर्डर जो हैं कई सारे नौजवानों को दिए हैं, डॉक्टर्स के लिए भी और बाकी पोस्टों के लिए, तो सिलसिला तो चल ही रहा है। और उन हजारों नौजवानों का क्या जिन्होंने 10-10, 15-15 साल दिए एज ए डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, चाहे वो PHE हो, अदर डिपार्टमेंट्स हो, एक अच्छी खासी फौज हमारे पास हो, जिसको लेकर LG साहब का एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा था, जिस पर आपने भी ट्वीट और कई बार तकरीरें भी की हैं कि जनाब ऐसा नहीं चलेगा, इन लोगों का एड्रेस होना चाहिए। अब जब 3 महीने हो गए हैं, क्या हम नेक्स्ट 3 महीने में कोई उम्मीद रखें इस हुकूमत से, उमर अब्दुल्ला साहब से, कि ये जो एक ग्रेव इशू है हज़ारों लोगों का, ये कहीं ना कहीं एड्रेस होगा, सुलझेगा, कोई रास्ता निकलेगा इसका? इनके ज़माने में इनके लिए हम रास्ता निकाल देंगे। अगर मेरी पिछली हुकूमत में फ्लड नहीं आया होता, इसका हमने उस वक्त इलाज निकाल दिया था। हमने इनकी नंबर जो है वो एस्टैब्लिश की थी, इनको रेगुलराइज करने का जो प्रोसीजर था वो भी एस्टैब्लिश किया था, लेकिन फिर जो हुआ वो आपके सामने है। अब इस सिलसिले को नए सिरे से करना पड़ेगा। कितने डेली वेजर हैं, कहाँ पर हैं, क्या वो वाकई काम कर रहे हैं या नहीं,
पहले हमें वो नंबर इस्टेब्लिश करना होगा किस डिपार्टमेंट में कहाँ पे, उसके बाद उनको रेगुलराइजेशन का जो है वो सिलसिला हम दोबारा शुरू कर सकते हैं। ठीक है सर, इसके साथ साथ ही एक मामला हमारा रिजर्वेशन का भी है, जिसको लेकर आपने कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई, अदालत के अंदर भी मामला है, लेकिन उमर साहब के सामने खाका क्या है कि इसको यार ऐसे एड्रेस किया जा सकता है और सेंटिमेंट्स किसी के मैं इसमें कुछ नहीं हर्ट ना हो। मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि फिर मेरे ऊपर सवाल उठेगा कि जब कैबिनेट सब कमेटी ने अपना काम किया नहीं या कोर्ट ने अपनी जो है अपना इसमें फैसला सुनाया नहीं, तो चीफ मिनिस्टर साहब कहाँ से अपनी बात कर गए। मैंने इससे पहले भी, मुझे याद है एक मामले में वक्त से पहले मैंने अपनी बात सामने रखी और उसके लिए मैंने फिर बहुत पछताया। तो इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगा। कैबिनेट सब कमेटी को अपना काम करने दीजिए, हाई कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, उनके फैसले आने दो, फिर उसके बाद मैं अपनी बात रखूँगा। तो ये कब तक एक्सपेक्ट है कि ये मामला हल होगा, क्योंकि नौजवान तजब्जुब के शिकार है और रिक्रूटमेंट ड्राइव भी चल रहा है और ये जो एक अच्छी खासी आबादी है जिनके हुकूक मारे जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने तो साफ कहा है और उनकी जो बातें हैं वो हम सब पे लागू हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी रिक्रूटमेंट इस दौरान की जाएगी, इट विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द कोर्ट प्रोसेस। तो ठीक है, हम अपना रिक्रूटमेंट जो है करते रहेंगे, ये जानते हुए भी कि कल को जब कोर्ट का फैसला आएगा, जो हमने फिलहाल रिक्रूटमेंट की है उसका असर उस पर पड़ेगा। यानी कोर्ट वाले मामले पर, कोर्ट की हेयरिंग पर एक मेजर इफेक्ट और इम्पैक्ट होगा। तब आखिरकार ये कोर्ट पे ही डिसाइड होगा। तो कैबिनेट सब कमेटी का रोल क्या है फिर? एडवाइस करना गवर्नमेंट को कि फिलहाल हम क्या कर सकते हैं। तो वो कब तक एक्सपेक्ट है? उन पर वक्त की सीमा दी गई है। एक्सपेक्ट है ना कि कोई 2 महीने 6 महीने, कोई तो उनको 6 महीने का वक्त दिया गया था। विद इन 6 मंथ्स। उनको 6 महीने का वक्त दिया गया था। ठीक है उमर साहब, जब हम ये रिजर्वेशन की बात करें तो आपके राइट हैंड नौजवान लीडर आगा रुहुल्लाह मेहदी भी मैदान में है, और जिस तरीके से वो मैदान में आए, एहतजाज किया, आपने कहा कि जमहूरियत का हक है जी, पहली बार ऐसे देखने को मिला कि कोई बाहर आया और सीएम के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया। लेकिन अंदर खाने बड़ी चीज़ें चल रही हैं, कहा जा रहा कि ऑल इज़ नॉट वेल इन नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या है आखिर कहानी? आपको यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस नजर नहीं आ रही है? मुझे तो सारे साथी यहाँ नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों ये साथ बैठे हैं एक ही सोफे पे, डिप्टी सीएम साहब और एडवाइजर साहब। कहाँ गए थे ये चाय पीने कल बड़गाम में? किसके साथ? किसके साथ था? रुहुल्लाह साहब के घर गए। एक मिनट, अगर तनाव होता, जी सर, मेरी रुहुल्लाह साहब से नाराजगी होती, या मैं उनसे अब कोई रिश्ता जो है आगे रखने के लिए तैयार नहीं होता, आपको क्या लगता है ना मेरे डिप्टी सीएम और एडवाइजर मुझसे बिना पूछे उनके घर जाते? एक नहीं 2 वैकेंसियां पैदा हो जाती ना। मुझे एक नया एडवाइजर ढूंढना पड़ता और एक नया डिप्टी सीएम ढूंढना पड़ता। तो वही तो कह रहे थे ना कि जनाब कुछ तो पकड़ा था जिस पर उमर साहब ने अब काबू करने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की आगा साहब को। खबरें ये भी है कि आप दिल्ली भी जा रहे हैं एहतजाज करने के लिए अगर स्टेटहुड नहीं मिला। अच्छा, आपकी लीडरशिप वो भी सोच रही है? सोच रही होगी। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ तो आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। तैयार कीजिए ना, फिर काडर को बता दीजिए चलना है दिल्ली, कब चल रहे हैं? नहीं, जब चलेंगे तो आपको बताएंगे। यानी प्लान है? प्लान है नहीं है वो हम पे छोड़िए ना। नहीं, ये तो बताना पड़ेगा ना आपको कि अगर जब है, जब बताना होगा बताएंगे ना। आपको कितना टाइम लगता है दिल्ली पहुंचने में? घंटा एक। बताएंगे आप। ठीक है उमर साहब, जरा और आगे चलता हूँ। कुछ मामलात आपके मैनिफेस्टो में थे, नौजवानों को लेकर बात चल रही है। हमारे जम्मू कश्मीर, एंटायर जम्मू कश्मीर में ड्रग्स का एक बहुत बड़ा नासूर है, हज़ारों लोग इसमें दलदल में फंसे हैं। और मुझे इस बात को बड़ा एहसास है कि जब आपकी टीम के साथ बात हुई थी लास्ट टाइम, राथर साहब वो कमेटी हेड कर रहे थे, एश्योर किया गया था कि इस मेंस को रोकने के लिए, इस नेक्सस को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कदम किया जाएगा। और किया जा रहा है। कुछ काम कर रही है। नहीं, पुलिस भी कर रही है, हुकूमत की तरफ से भी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इसको दोनों तरीकों से डील करना होगा। एक, सप्लाई नहीं होनी चाहिए, वो पुलिस फोर्सेस, बीएसएफ वगैरह उनकी जिम्मेदारी है। और डिमांड को भी मतलब चेक में लाना कि मतलब इसकी कहीं पे मांग नहीं होनी चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट का बच्चों के साथ एक तालमेल बनाए रखना,
सबसे बड़ी बात यह है कि आपने नौजवानों को कुछ और करने के लिए देना होगा, और इसलिए खास तवज्जो मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब को कहा हुआ है कि प्ले फील्ड्स, प्ले ग्राउंड्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ ये कायम करने की ज़रूरत है, न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बल्कि गांव के लेवल पे, ताकि नौजवानों को हम कुछ दें। जहां रोज़गार की बात आपने की, उसकी तरफ भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको इस तरह की जो है एक्टिविटी, स्पोर्ट्स वगैरह, इन चीज़ों में उनकी दिलचस्पी रहे, उसके लिए सोसाइटी को सामने इसमें लाने, जो हमारे मजहबी लीडर हैं उनको इस मूवमेंट में शामिल करने की, ताकि जब भी वो बात करें, चाहे मस्जिद में हो, मंदिर में हो, गुरुद्वारा में हो, चर्च में हो, तो नौजवानों को इसके बारे में काउंसिल करना, इन सब चीज़ों पे काम चल रहा है। तो इसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, वो ये था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, अगर पुलिस की तरफ से कुछ चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए था ग्राउंड पर वो है नहीं, और स्पेशली हमारी लड़कियां, बहनें, माएँ जो इसमें है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। कोई शायद नहीं, उसमें अब हेल्थ मिनिस्टर साहिबा यहाँ पे हैं, वो भी इसमें कार्रवाई कर रही हैं। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं उनमें रेजिडेंशियल ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स कायम करना, उसके लिए हमने मरकज़ से बात की। पिछले दिनों होम मिनिस्टर साहब ने एक ऑनलाइन मीटिंग रखी थी विद ऑल नॉर्थ जोन स्टेट्स एंड टेरिटरीज। उसमें हमने कई सारी ऐसी बातें रखी ड्रग डी एडिक्शन को लेके, जिसमें मुझे उम्मीद है कि मरकज़ की हमें मदद मिलेगी, और ये ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स जिनमें साइकाट्रिस्ट वगैरह का अरेंजमेंट हो, उसको हम कायम करेंगे। उमर साहब, माइनॉरिटीज़ भी एक मेजर हमारा चंक है, और मैं देखता था फारूक साहब जब 96 में थे तब से लेकर एक प्लान बनाने की बात हो रही थी। दिल्ली में मनमोहन सिंह साहब थे तो प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन चला उसमें। आज के दिन में किस तरीके की प्लानिंग है, और ये जो डिवीज़न दिख रहा है, क्या वाकई तौर पर ये डिवीज़न है? किस तरह का डिवीज़न? मतलब जो 2024 में हमने देखा कि अलग अलग वोटिंग पैटर्न्स और इस तरह की, ये वोटिंग पैटर्न्स वाली बात मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये कौन सी नई बात है ना। वोटिंग पैटर्न्स इसी तरह रहे। अगर जहां तक मुझे याद है, बीजेपी के मतलब यहाँ उभरने से पहले यहाँ टकराव नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का रहता था। अलाइड छोटी पार्टियां जो हैं वो अपना रोल अदा करती थी, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, अवामी एक्शन कमेटी हो, यहाँ पे पैंथर पार्टी वगैरह। लेकिन आमतौर पे डिवीज़न इसी तरह का रहता था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी कश्मीर में रहती थी, कांग्रेस की कामयाबी जम्मू में रहती थी, और जम्मू का जो पहाड़ी बेल्ट है, रजौरी, पुंछ, चिनाब, यहाँ पे हम लड़ते थे और सीटों का जो है बंटवारा होता था। इसी तरह का डिवीज़न रहता था। उस वक्त किसी ने तो ये नहीं कहा कि अब जम्मू कश्मीर एक साथ रह नहीं सकती, बट गए, अलग हो गए। उस वक्त भी वोटों का इसी तरह डिवीज़न होता था, आज भी रहता है। तो ये कोई नई बात नहीं है ना। बात आप ये देखिए ना, हुकूमत में डिवीज़न नहीं होना चाहिए। हुकूमत इस डिवीज़न को जो है काम तोड़ने का काम करे। बड़ी बात यह है, हमारी हुकूमत में हालांकि इस बात के बावजूद कि हमें बहुत कम एमएलएज जम्मू से मिले, हमने जम्मू के साथ कौन सी नाइंसाफ़ी की ना। जितना जम्मू का हक था, मुझे लगता है हमने जम्मू को अपना हक दिया। अब जब हमें रियासत का दर्जा मिलेगा और हम मिनिस्टरों की तादाद जो है बढ़ा पाएंगे, जम्मू को और मिलेगा। मैं चाहता हूं कि दोबारा यहाँ अपर हाउस कायम हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर जैसी रियासत को सिर्फ असेंबली तक ही मौजूद रखना, यहाँ बहुत से लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। अब असेंबली में सिख रिप्रेजेंटेशन है नहीं, कश्मीरी पंडित रिप्रेजेंटेशन है नहीं, क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेशन है नहीं, लेडीज़ रिप्रेजेंटेशन कम है। इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने का तरीका असेंबली से नहीं है। आपको अपर हाउस कायम करके नॉमिनेशन के ज़रिए अपर हाउस में इनकी नुमाइंदगी देनी होगी, ताकि इन तबकों को भी एक आवाज़ मिले। नॉमिनेशन की बात चली और तो 5 एमएलएज की भी नॉमिनेशन है। क्या उमर साहब की कंसल्टेशन होम मिनिस्ट्री के साथ है कि कौन से 5 नाम होंगे और कब तक एक्सपेक्ट है वो? आप लोगों को तो लग रहा था कि पहले दिन ही किए जाएंगे, नहीं हुए। हो जाएंगे ना, अब आगे देखें। अपने बजट सेशन से पहले होंगे या बाद में? अब इंतजार करिए ना, अब देखें। वुमेन एम्पावरमेंट एक बड़ा इशू है, उस पर आप भी बोल रहे हैं, तो आज के दिन में क्या सौगात उमर साहब देना चाहेंगे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर? अब अपने लेवल पे तो जितना हम एम्पावर कर सकते थे किया है। जम्मू कश्मीर शायद पहली ऐसी रियासत थी जिन्होंने
थर्ड टियर में वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए उनको रिजर्वेशन का सिलसिला दिया, मुल्क भर में उसके बाद हुआ। आगे जब मुल्क की सतह पे रिजर्वेशन जो है लेडीज़ के लिए पार्लियामेंट असेंबली में पास होगा, हम भी उस पर अमल करेंगे। लेकिन इस गवर्नमेंट में भी 6 मिनिस्टरों में कोशिश की गई कि रिप्रेजेंटेशन हो, और 1 मिनिस्टर हैं, आगे जाके इसकी तादाद बढ़ेगी। पंचायत और यूएलबी के इलेक्शंस कितनी तैयार नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्कर कार्डर पर चुनाव लड़ने के लिए? जब होंगे तब देख लेंगे। यानी अभी नहीं है चुनाव, अभी चुनाव पास में कहीं नहीं अभी है। ब्यूगल बजा, आप क्या कर रहे हो? आप वजीर आला हैं, मरवाओगे। आपको तो पता होगा ना कब है। आप लोग थकते नहीं हो इलेक्शन से। टीआरपी है सर। अब मैंने अभी आपसे कहा कि पिछले साल हम मार खा गए हैं डेवलपमेंट के लिहाज से। ये सवाल सर इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एलजी साहब परसों कह रहे हैं भैया कमर कस लो, किसी भी दिन चुनाव बजेगा। आप कह रहे हैं आप थक नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं थक नहीं रहे हैं, एलजी साहब कह रहे हैं तैयार हो जाओ चुनाव लड़ने के लिए। सवाल तो यही पैदा होता है। जब होंगे, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से पूछा, मैंने कहा जब होंगे तो हम तैयार होंगे। क्या वाकई तौर पर 3 टायर डेमोक्रेसी जो हमारी है, बीडीसीज, डीडीसीज, एमएलएज, मुश्किल है थोड़ा सा? मुश्किल क्यों? नाराजगियां हैं बहुत सारे लोगों में कि सब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बहुत घट गया जी, और ये ऐसा मकमका पैदा किया गया जो शायद काबिल कबूल नहीं है जम्मू कश्मीर को। अब जो बाकी मुल्क में हो रहा है वो जम्मू कश्मीर में भी होगा। 3 टियर जब बनेंगे उनको एक दूसरे के साथ काम करना होगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला साहब ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ इस इनॉग्रल सेशन में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सामने नाज़रीन, ये थे रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब, बेबाक अंदाज में बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। उम्मीद है कि आपका फीडबैक भी जो आ रहा है वो हम तक ज़रूर पहुँचेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सर।